हेलो वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी और फुर्सतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। इस माह के आगाज़ में हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें हुकूमती तैनातियों और तरक्कियों पर ख़ुसूसन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं उनके जो ऑफिसर्स कैटेगरी है उसके लिए ISI को खुसूसी इख्तियारात दिए और कहा कि ये इन तमाम तैनातियों, तकर्रियों और जो बैनुल-अक़वामी कैपिटल्स में भी पाकिस्तान की तकर्रियाँ होती हैं उस पर ISI जो है वो एक स्पेशल वेटिंग एजेंसी यानी खुसूसी इख्तियारात वाली खुसूसी छानबीन वाली एजेंसी तस्वुर की जाएगी। अच्छा, क्योंकि इससे पहले जो कुछ हो रहा था उसमें तमाम एजेंसीज़ मिलकर एटलीस्ट 2 सिविलियन एजेंसीज़ जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्पेशल ब्रांच और ISI ये मिलजुल कर ही करते थे। तो जब ये इशू हुआ नोटिफिकेशन 3 जून का तो सबके माथा ठनका कि शायद जो है ये कोई बहुत खुसूसी इख्तियारात दिए जा रहे हैं ISI को और बाकी जो सिविलियन एजेंसीज़ हैं उनको शायद उनका रोल ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, इसका माखज़ ये है कि एक अदालत के अंदर एक केस गया था किसी ब्यूरोक्रेट की पोस्टिंग का, तो उस पर डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जनाब ये ISI ने जो है इसकी वेटिंग की थी और इसमें जो है ना इनकी रिपोर्ट वो कुछ ठीक नहीं है। तो अदालत ने पूछ लिया कि ISI जो है वो किस हैसियत से ये वेटिंग कर रही थी। तो फ़िलहाल कोई ऐसा वो नहीं था हमारे पास तरीक़ाकार या ज़ाब्ता-ए-कार जिसे कह लें हुकूमती कि जिसके तहत वो जस्टिफाई कर सकते, तो उसके बिहाफ पे फिर ये हुआ। मगर क्योंकि सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि जो अपोजिशन यानी इमरान खान जो है वो ताने दे रहे थे शहबाज शरीफ को ऑलरेडी कि तुम तो चेरी ब्लॉसम के दीवाने हो। और इसमें अगर सिर्फ एक जुमले का इजाफा कर देते ना 3 जून के नोटिफिकेशन में, तो मेरा ख्याल है कोई भी इतराज़ ना करता कि ISI अलॉन्ग विद सच एंड सच एजेंसी जो है स्पेशल वेटिंग एजेंसी के तौर पे काम करेगी। IB और स्पेशल ब्रांच अगर हैं तो उससे नहीं होता, लेकिन उस नोटिफिकेशन से चूँकि ISI का नाम है और बाकियों का जिक्र ही नहीं है, इसलिए नेचुरली ये कंक्लूजन बना कि ओहो जो इख्तियारात ट्रेडिशनली 3 या 4 एजेंसियों को हासिल होते थे, सिविलियन एजेंसियों के मतलब जो डिसीजन मेकर है उस तक 3-4 एजेंसियों का इनपुट जाता था, फॉर्मली भी जाता था, इनफॉर्मली, और उस इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वो डिसीजन लिया करता था। लेकिन उससे ये पता चला, तासुर ये बना कि जी अब वो IB का इनपुट इररेलेवेंट हो गया है, स्पेशल ब्रांच का भी इररेलेवेंट हो गया, बाकियों का भी, अब सिर्फ ISI सोल वेटिंग एजेंसी है। तो ये मेरा ख्याल है ये कन्फ्यूजन हुआ इस इबारत की वजह से। उसके बाद ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ रिजेंटमेंट आई और लोगों ने वहाँ पार्टी के अंदर भी शायद पार्टी के अंदर भी आई कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं और इसको अगर फॉर्मलाइज करना है तो उस तरीके से करें जिस तरीके से आपने बयान किया है कि तमाम आप तीनों एजेंसियों को इक्वल पावर्स दे दें। तो बहरहाल हुकूमत को देर से ही अकल आ गई, उन्होंने 17 जून को फिर एक जो है और नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें कहा कि वही जो खुसूसी जांच वाली एजेंसी के इख्तियारात हैं वो IB को भी तफवीज़ किए जा रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी तफवीज़ किए जा रहे हैं। अब इसमें स्पेशल ब्रांच का मुझे नहीं पता, वो शायद पुलिस इन्वेस्टिगेशन और स्पेशल ब्रांच वो इनिशियल होती होगी और बाकी सारा कुछ ही होता है। तो किसी हद तक कंट्रोवर्सी जो है वो ख़त्म हो गई है, मगर जो इसका माखज़ था जैसे मैंने बताया केस के अंदर जी वो तो है, वो भी रिजॉल्व होगा। अब कुछ लोग इस पे भी चैन से नहीं बैठेंगे, वो कहेंगे कि देखें जी आप पहले तो ISI का जो इनपुट था इनफॉर्मल था और वो ज़रूरी भी था, हसास जो पोस्टिंग्स हैं उन पे, लेकिन अब फॉर्मलाइज हो गया है। एक नोटिफिकेशन में ISI का किया गया, दूसरे नोटिफिकेशन में IB के वो इख्तियारात जो हैं वो उनकी वजाहत की गई। तो फ़र्ज़ करें कि दोनों का इनपुट आता है मेरे पास और मैं डिसीजन मेकर हूँ, तो जाहिर है कि फिर कौन से रिपोर्ट का वज़न क्या होगा वो। हाँ बिल्कुल, इसमें कहा जा सकता है कि ज़ाहिर है ISI की रिपोर्ट का वज़न देखा जाता है, उसको ज़्यादा वेट दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगह लेकिन ये डिसीजन मेकर की सवाबदीद है, डिसीजन मेकर की सवाबदीद है और कई जगह ISI की जो रिपोर्ट है उसको ओवर रूल भी किया गया क्योंकि सिविलियन एजेंसीज कुछ और रिपोर्ट दे रही थी। तो उसको जब IB और स्पेशल ब्रांच ने एक रिपोर्ट दी
ISI के मुखालिफ, तो उसको भी एक्सेप्ट किया गया। वही आप वाली बात के, क्योंकि सब चीज़ें प्राइम मिनिस्टर के अंडर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद पर है कि वो उस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर की मेज पे एक ही बंदे के बारे में 3 रिपोर्टें होंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकता है। अच्छा, इसी से जुड़ी हुई तो खबर हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट तजवीज़ आई है सेनेट के साबिक चेयरमैन और मौजूदा रज़ा रब्बानी की तरफ से, कि उन्होंने कहा है कि जी दिफाई और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बजट्स की स्क्रूटनी के लिए एक अलग से पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। और ये कोई आसमान से मैं नहीं तजवीज़ लेके आ रहा, बल्कि जो वर्किंग डेमोक्रेसीज़ हैं, पार्लिमानी जमहूरियतें, वहाँ ये एक मामूल की रिवायत है। तो इस पे किसी के पर जो हैं वो फड़फड़ाने नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नए बजट में दिफा की मद में जो कुल अखराजात इस बार रखे गए हैं, वो टोटल जो रियासती अखराजात हैं उनका 17.5% बनते हैं, और मौजूदा मुख्तस रकम गुज़िश्ता रकम के मुकाबले में 11.5% ज़्यादा है दिफाई बजट में। अच्छा, ये आर्गूमेंट आता है कि जी ये ज़्यादा नहीं है, बेसिकली जो इन्फ्लेशन की अफरात ज़र की शरह है उसके एट पार उसको पैसे दे दिए गए हैं दिफाई बजट में, तो ये ज़्यादा नहीं है, एक तरह से वैसा ही है। अच्छा, अगर मैं ये आर्गूमेंट फ़र्ज़ करें ये मान लूँ, तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें भी फिर इस फार्मूले का ख्याल रखा जाना चाहिए, इसलिए कि इसी बजट में जो तरक्याती अखराजात हैं उनमें 11% की कटौती की गई है पिछले साल के मुकाबले में। सेहत के अखराजात में 31% की कटौती की गई है। हाउसिंग के अखराजात में हाउसिंग के बजट में 77% की, और तालीम के बजट में 1.5% का कट लगाया गया है। तो भैया इन्फ्लेशन तो उन्हें भी मार रहा होगा ना। मार रहा होगा। देखें, और दूसरी बात ये है कि दिफाई बजट अपनी जगह होता है, मगर जैसे हमने पिछले साल भी देखा कि उन्होंने उसमें भी तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात तो होते होंगे ना। उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट 80 अरब जो है ना वो भी लिए बाद में, यानी जो बजट था उसके ऊपर 80 अरब भी खर्च हुआ। तो ये तो बाकी डिपार्टमेंट भी लेते हैं, बाकी डिपार्टमेंट भी लेते हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम जो है, तो जब हम कहते हैं कि ये बजट के अंदर ये है बजट, तो उस बजट में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी आ जाती हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि बाकी सिविलियन इदारों के बजट बहुत कम किए गए हैं, ख़ुसूसन तरक्याती वालों के, तो जाहिर है थोड़ा सा लोगों अच्छा, का एक कन्फ्यूजन ये भी है कि जो पेंशन्स का वो है बाब कि जी जो साबिक जो पर्सनल्स हैं उनकी जो पेंशन है, मुझे नहीं मालूम कि क्या वो वाकई ये दिफाई बजट का हिस्सा होती है जो रकम एलोकेटेड थी, या सिविलियन बजट में डाली जाती है। सिविलियन बजट में डाल दी थी जनरल मुशर्रफ ने। अच्छा, हाँ, उससे पहले दिफाई बजट का हिस्सा होती है, तो वो भी मेरा ख्याल है दिफाई बजट में डाली, और वो ठीक ठाक जो है वो तकरीबन 200 अरब वो हैं। तो मतलब 428 अरब टोटल पेंशन है, जिसमें से 200 अरब से ज़ायद जो है वो मिलिट्री पर्सनल की पेंशन है। तो जनरल मुशर्रफ ने ये जब असेंबली के थ्रू ये लॉ पास करा दिया था कि ये जो सारी पेंशन्स हैं और ये सब की सब सिविलियन बजट का हिस्सा होंगे। अच्छा, ये भी ठीक है, मसला फिर ये कि जो सब्सिडीज़ या टैक्स छूट दी जाती है फ़ौज के उन कारोबारी इदारों को, तो उसके ऊपर भी ख़ासी बहस होती है कि क्या ये सही है। ठीक है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट हो गया या जो फ़ौजी फाउंडेशन हो गया, टू एन एक्सटेंट, जहाँ वो शुहदा की बहाली के लिए या अपने रिटायर्ड वो कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन बाकी जगह जो उनको छूट मिलती है, मसलन जैसे फर्टिलाइज़र हो गया या दूसरी जगह हो गई, कोई ऐसे जो उनके बिजनेसेस हैं, कंस्ट्रक्शन है, लैंड डेवलपमेंट। अब FWO को ही अगर आप ले लें तो आप देखें कि बग़ैर टेंडर के हर ठेका पिछली हुकूमत ने इनको दिया, और ये वाली भी यही कर रहे हैं। फिर लोग NLC की भी बात करते हैं। जी, NLC की भी बात करते हैं। तो ये कम से कम जो है एक इक्वल फील्ड तो होनी चाहिए, एट पार होना चाहिए, एट पार होना चाहिए तमाम लोगों के लिए। अच्छा, उसमें मेरा ख्याल है कि जो दिफाई तज्जियाकार हैं उनका मौक़िफ़ है कि भाई साहब इन इदारों का आप गलत कह रहे हैं, फ़ौज से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, ये सिविलियन डोमेन में आते हैं, ये कमर्शियल इदारे हैं। अच्छा, तो अगर ये कमर्शियल इदारे हैं
तो फिर तो वाकई इनके साथ बाकी इदारों जैसा जितनी बाकी इदारों को मराहत दी जाए या छूट दी जाए उतनी ही इन्हें दी जाए, फिर तो ज़्यादा वो ये कि बड़ा अगर ऐसा ही है तो डीएचए का जो सरबराह है वो सर्विंग ऑफिसर क्यों होता है? वो फिर आप रिटायर्ड ऑफिसर को लगाएं। हालांकि टेक्निकली डीएचए जो फौज के तहत नहीं है, तो वो करें। फिर दूसरे जो इदारे उनमें भी आप सर्विंग की जगह बेशक रिटायर्ड लगाएं, लेकिन उस क्वालिफिकेशन के तहत लगाएं कि जिसमें उनकी एक्सपर्टीज। अच्छा, और उसमें यह है कि बजट एलोकेशन जो है वो सिविलियन भी पाकिस्तान का ही बजट है, डिफेंस भी पाकिस्तान का ही बजट है, तो वाजे एक लाइन के तहत कि जी ये बंदे डिफेंस में जाएंगे, ये सिविलियन में जाएंगी। अगर स्टेट भी हो जाएं तो किसी को क्या इतराज़ हो सकता है, इसलिए कि लगना तो पाकिस्तान पे ही है ना दोनों बजट, तो इसलिए सीधा काम भी हो सकता है। आप सीधा दूसरी बात ये कि देखें, एक चीज़ बहुत मतलब एहतराम के साथ मैं क्या कहूँ, लेकिन जो जब रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल को सिविलियन मिनिस्ट्रीज में या सिविलियन डिपार्टमेंट में लगाया देते हैं, नहीं, कोटा एक अलग चीज़ है। आप ये देख रहे हैं नादरा में टोटल हायरार्की उन्होंने भर दी। फॉरेन ऑफिस में भी कोटा है, वो कोटे से ज़्यादा है ना। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि नादरा के अंदर, नैब के अंदर जो आपने रिटायर्ड सिविलियन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर भर्ती किए वो पेंशन भी ले रहे हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी ले रहे हैं, या जो डेपुटेशन पे आए हुए हैं वो वहाँ से भी तनख्वाह ले रहे हैं, वहाँ से भी तनख्वाह ले रहे हैं, वहाँ से भी मराहत ले रहे हैं, वहाँ से भी मराहत ले रहे हैं। तो ये डुअलिटी जो, और ये वाइसे वर्सा होता है। सिविलियन जो हमारे जाते हैं, अगर यूएन चले गए या उधर चले गए तो वो यहाँ से भी ले रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी यही करते हैं। तो ये इस चीज़ के ऊपर भी जो है देखने की चीज़ें हैं कि इस वक्त जब टाइटनिंग ऑफ बेल्ट की बात हो रही है और रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है कि कितनी एफिशिएंट तो हमारी ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविलियन हो, वो हो सकती है। एक तो डुप्लीकेशन खत्म होनी चाहिए, दूसरे मराठी सिस्टम जो है वो मसावियाना होना चाहिए। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और मईशत की हम बार बार बात कर रहे हैं गुज़िश्ता चंद रोज़ से, क्योंकि अभी तक जो इस्तेहकाम है वो नहीं आ पा रहा। डॉलर उड़ रहा है, रुपया गिर रहा है, और IMF के साथ आज सुना है कि कोई इनकी गुफ्तो शनीद होगी जिसका रिज़ल्ट शायद आप लोगों को सुबह ही पता लगे। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद IMF से कोई इनका आज रात को जो IMF का प्रोग्राम रिज्यूम करने का जो नेगोशिएशन चल रही है वो शायद आज मुकम्मल हो जाए, या एटलीस्ट एक इंडिकेशन कोई हरफ़े उम्मीद सामने आ जाए कोई। तो उसके साथ साथ जो सियासी अदम इस्तेहकाम का सिलसिला चल रहा है, आपने देखा कि इमरान खान साहब की मार्च आई, वो खैर कैंसिल हुई। उसके बाद उन्हें धरना कैंसिल करके वो बैठ गए और बार बार कह रहे हैं कि मैं बस आपको कॉल दे रहा हूँ। तो साथ ही साथ ज़्यादा जोर मत दो वरना वो कॉल दे भी सकते हैं। हाँ, इतना ज़्यादा मत याद दिया। बिल्कुल, वो बहरहाल जो भी वो कॉल देते हैं, ज़ाहिर है वो इस बात पे मोतरज़ हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो गैर आइनी तरीके से गिराई गई है। बहरहाल अब कोई मान नहीं रहा, वो एक अलग बात है, मगर वो बार बार कह रहे हैं मैं वो सड़कों पर आएंगे। नैब का कानून, कल हमने बात की कि अब क्या होगा, क्या अशराफिया के लिए कोई इमरान खान ने कहा है कि वो इस कानून को अदालत में लेके जा रहे हैं, अदालत में लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या अच्छा, एक तासुर ये भी था, मतलब नैब का कानून पढ़ें तो जाहिर है वही तासुर बनता है कि ये जो रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से कि पिछले जो हैं साल उन पे भी ये लागू होगी नई तरमीम। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी उन्होंने वजाहत की है कि जी मौजूदा जो केसेस हैं ना नैब के, वो एहतसाब अदालतों में कंक्लूजन तक चलते रहेंगे, वो कहीं शिफ्ट नहीं किए जा रहे हैं, वो कहीं वापस नहीं किए जा रहे हैं। और इनमें से बेशतर तरामीम जो की गई हैं उन पे PTI की जो हुकूमत थी और हिज़्ब इख्तिलाफ उसमें इत्तफाक हो गया था। वो अलग बात के वो फिर दूसरी चीज़ों की वजह से ऑर्डिनेंस की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के मसले थे। लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पे इनमें से अक्सर शराइत वही हैं। ये शाहिद खाकान का कहना है। सियासी मंजरनामे पर क्या चल रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैगम, हमारे कॉलीग भी रहे हैं और दोस्त भी हैं और बड़े अच्छे एनालिसिस भी करते हैं। ज़ैगम, आखिरी दफ़ा जब हमने बात की थी तो तहरीक अदम एतमाद का सिलसिला चल रहा था, फिर वो कंक्लूड हो गया, नई हुकूमत आ गई, लेकिन इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा।
आपको क्या लगता है कि क्या ये जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते यही हड़ाहुड़ी चलती रहेगी? देखिए मुबशिर, एक तो अदम इस्तेकाम का वो लेवल है जो पाकिस्तान में नॉर्मल है, वो तो उसकी तो आप तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल है कि हमारे जो 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 रूलिंग पावर एलीट है उसके अंदर जिस तरह के कन्फ्लिक्ट हैं, डिजेरो और डिफेक्टो का जो तनाज़ा है कि ताकत इक़्तिदार किसके पास होगा, सिविलियंस के पास कितना होगा, इस्टेब्लिशमेंट के पास कितना होगा, फिर हमारी पॉलिटिकल एलीट के जो आपस में झगड़े हैं, रूल्स ऑफ द गेम्स उन्होंने थोड़ी देर के लिए तय किए लेकिन फिर वो भी नहीं चले। तो उस तरह का अदम इस्तेकाम जो है वो तो आप तवक्को रख सकते हैं कि अभी तो चलेगा। लेकिन जो इस वक्त का जो फौरी अदम इस्तेकाम जिसकी शायद आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस हुकूमत को जो मुश्किलात दरपेश हैं अपने पाँव जमाने में और अपना नॉर्मल बिजनेस चलाने में, और इमरान खान साहब की जो तरफ से जो थ्रेट है, ये वाला अदम इस्तेकाम मेरा ख्याल है इस पर जो 17 जुलाई में पंजाब के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके काफ़ी असरात पड़ेंगे और उसके दो नताइज हो सकते हैं। तो 20 सीट्स हैं, आपको मालूम है कि हमजा शहबाज जो हैं उनकी जो पावर है इज हैंगिंग बाय अ थ्रेड। बड़ी आसानी से अगर थोड़े से मेंबर इधर उधर हो जाएं तो उनकी हुकूमत गिर सकती है। मेंबर तो छोड़ के उनको वैसे तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर मुखालिफ पार्टी की तादाद बढ़ जाए, वो तो आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है, तो अब पीटीआई के लिए ये तो मुमकिन नहीं रहा कि वो मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर ले ले। लेकिन ये जो 20 बहुत बड़ी तादाद होती है, ख़ास तौर पर इस वक्त पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है, तो इसमें या तो ये हुकूमत जम जाएगी या ये हुकूमत उखड़ी, या तो इमरान खान छा जाएंगे और इंस्टेबिलिटी काफ़ी सारी आ जाएगी मज़ीद और वो अपनी बात मनवाने के काबिल हो जाएंगे, या इमरान खान के बयानिया से भी हवा निकल जाएगी और जो वो मोमेंटम दोबारा से बनाना चाह रहे हैं। पहले तो उन्होंने एक दफ़ा मोमेंटम बनाया जो उनका प्लान ए था जिसमें 50 के करीब उन्होंने जलसे किए, फिर धरने पर उसको हाई पॉइंट उसका धरना था और धरना समहाउ उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ और वो पूरा मोमेंटम भी उनका लूज हो गया। लेकिन अब वो दोबारा जो मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं शायद वो भी वो लूज कर देंगे तो हुकूमत बहुत जम जाएगी। यानी अब आप नज़र रखिए 17 जुलाई पर जिसका असर पड़ेगा पंजाब की असम्बली पर। अच्छा ये बताइए कि ज़ैगम साहब के अभी एक और ख़बर भी है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला था वो महफूज कर लिया है, लेकिन कब सुनाया जाएगा इसकी तारीख नहीं दी, बल्कि उसने कहा है कि जो दीगर पार्टियां हैं उनकी फंडिंग की छानबीन हो जाए तो उसके बाद फिर देखते हैं। तो ये जो अब नया मौक़िफ़ सामने आया, पहले इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि हर चीज़ को अलग अलग हम देख रहे हैं, मिक्स नहीं कर रहे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, सबका एक साथ हम देखेंगे। तो ये जो इसे हम कंसेशन समझें पीटीआई के लिए या एक इंसेंटिव समझें खान साहब के लिए कि देखें भाई साहब ये तो फ़िलहाल हमने साइड पे कर दिया है, आगे बताएं क्या करना है। ये तीनों बातें हो सकती हैं, दो आपने बताई, तीसरी मैं नज़रिया ज़रूरत जो है उसको ऐड कर देता हूँ। कंसेशन भी इमरान खान साहब को अभी भी कंसेशन मिली, पूरे 7 साल मिली। ये तो आलमोस्ट ओपन एंड शट केस है, इसमें जिस तरह की वायलेशंस के आपके पास सामने सबूत मौजूद हैं और वो सामने आ भी चुके हैं, तो उसके तो मुज़मरात बहुत संजीदा हो सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है कि ये देखा जाए कि अगर ये इस तरह का सख्त फ़ैसला आता है कानूनी तौर पर, तो फिर पाकिस्तान की जो सियासी फ़ज़ा है उस पर इसका क्या असर जो है वो पड़ सकता है। तीसरी चीज़ जो है वो ये भी हो सकती है जो आप कह रहे हैं कि जनाब अब आप ज़रा आराम से बैठें और ये काम करें, ये ना करें, वरना ये लॉजिकल कंक्लूजन पे आपका केस जो है वो पहुंचने वाला है। लेकिन जाहिर है ये एक मिला ले तीनों बातों को तो ये एक कंसेशन ही है। अच्छा ज़ैगम, एक चीज़ हमने देखी, अगर हम पॉलिटिकल रियल्म की बात करें या अगर हिस्ट्री इज़ लेसन फॉर अस, कि कोई भी हुकूमत इस तरह जाती है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की डार्लिंग होती है, सेम पेज पर होते हैं, बगलगीर हो रहे होते हैं, मगर फिर राहें जुदा होती हैं, तो अगली बारी जो है कोशिश यही की जाती है कि उसको ज़रा थोड़ा साइड पे रखा जाए और जो नए दोस्त बने हैं उनके साथ ही काम चलाया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो भी इंतखाबात, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि इंतखाबात जो है वो कब होने चाहिए
और यह है कि अगले इंतखाबात में आपको क्या नज़र आ रहा है पीटीआई का? देखिए, इंतखाब कब होने चाहिए? मेरा ख्याल है अभी तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस वक्त जो मामलात हैं आपकी मईशत के, उसमें जब तक थोड़ी देर एक हुकूमत इसको संभाल नहीं लेती, आपका FATF वाले मामलात या और बिगाड़ नहीं लेती या और बिगाड़ नहीं लेती, लेकिन जाहिर है आपको एक ही को रखना है, एक टीम को रखना है, और ऐसी टीम को रखना है जिस पर कम से कम जो बैनुल अक़वामी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कुछ ना कुछ एतमाद हो, चीन का, अमेरिका का, सऊदी अरब का, बैनुल अक़वामी इदारों का। इस वक्त इमरान खान जिस पिच पर ले जा चुके हैं अपनी सियासत को, जिस तरीके से वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को, फॉरेन अफेयर्स को अपनी सियासत में लेकर आए हैं, तो एक तो सिर्फ उनका फौरी तौर पर आना ही एक डिज़ास्टर होगा, और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह इस वक्त हम इलेक्शन के मोड में जाते हैं और इलेक्शन से पहले हमारे यहाँ एक इंटरिम गवर्नमेंट हुआ करती है, उस तरफ जाते हैं, उससे भी जो तमाम चीज़ें रुक जाएंगी। वक्त तो आपके पास है ही नहीं, डॉलर तो आपके पास अभी भी ख़त्म हो रहे हैं, तो इलेक्शन तो कम से कम साल, मेरा ख्याल है जो पूरी ड्यूरेशन है वो इस हुकूमत को मिलनी चाहिए, अगर हम मुल्क के हवाले से देख रहे हैं। सॉरी, एक वक्फे के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी मंजरनामे पर ज़ैगम खान से। एंड ज़ैगम, अपनी बात मुकम्मल कीजिए। देखिए, दूसरी बात आप जो कह रहे थे कि जब किसी को निकाला जाता है तो फिर उसकी क्या सिचुएशन होती है। एक तो वो 90s वाली बात है, और शायद अभी भी वो उस तरह है कि पाकिस्तान के वोटर का एक मिजाज है, उसकी रिसर्च में भी ये सामने आई है कि जब भी वोटर ये देखता है कि अब ये पार्टी इक़्तिदार में नहीं आ सकती, तो फिर बहुत से लोग उसको वोट नहीं देते। ये वोटर का मिजाज है। और जब किसी को निकाला जाता है तो वोटर ये अस्यूम करता है, कम से कम वो वोटर जो फेंस पे बैठा होता है या जो किसी तरह की डील करता है। आपको पता है हमारे यहाँ वोट ब्लॉक्स भी होते हैं, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में लोग अपने वोट इकट्ठे करके वो डील करते हैं कैंडिडेट्स के साथ कि हम आपको वोट देंगे तो आप हमारे क्या काम करेंगे। तो वो सब ये सोचते हैं कि अब ये दोबारा तो नहीं आ सकता, तो इसको वोट ना दिए जाएँ। लेकिन क्योंकि अब दरमियान में एक वक्फा आ गया है, ये फ़ौरन तो ऐसा नहीं हो रहा कि इमरान खान निकले हैं और फ़ौरन ही इलेक्शन हो रहा है। अगर वो होता तो वो चीज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ जाती। अब दरमियान में अगर वक्फा आता है 1.5 साल का, तो फिर हमें देखना होगा कि वोटर पे किस तरह असर पड़ता है। लेकिन ये जो ताल्लुक़ है इमरान खान का और PTI का इस्टेब्लिशमेंट से, ये देखिए बड़ा यूनिक एक ताल्लुक़ था। मेरे ख़्याल में इसको हमें 90s के तनाजुर से ज़रा हट कर देखना होगा। जिस तरीके से हम 90s में देखते थे, उसमें भी ऐसा होता था कि अपोजिशन को इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही होती थी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए, और हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रही होती थी और हुकूमत पर दबाव डाल रही होती थी। लेकिन अभी तो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ तरह का खेल था ना। इसमें यह था कि अपोजिशन को इमरान खान साहब ने एक तरह से मिलिया मेट करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, जिसको हम कहते हैं ना वन पार्टी हेजेमनी, यानी एक पार्टी की वो जो एक ताकत है उसको इस्टेब्लिश करके एक अथॉरिटेरियन सिस्टम से कला कमा करना चाह रहे थे वो तमाम अपोजिशन का। और ऐसे लग रहा था कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल है। पहले भी ये कोशिश की गई, नवाज शरीफ साहब ने भी ये की थी, उससे पहले भुट्टो साहब ने भी की थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं थी। और यही हाइब्रिडिटी थी जिसको यूँ समझे, जो मैं जिस तरीके से समझता हूँ कि इमरान खान की पॉपुलिज्म होगी और किसी और की अथॉरिटेरियनिज्म होगी। लेकिन इमरान खान ये समझ बैठे कि पॉपुलिज्म भी मेरी होगी तो अथॉरिटेरियनिज्म भी मेरी होगी। लेकिन जैगम जी, इमरान खान की जो हुकूमत गई और जिस हाइब्रिड रिजीम की भी आपने बात की, तो इस्टेब्लिशमेंट ने जाहिर है ये जो है मोहब्बत PDM में तो नहीं किया होगा ये सारा जो तब्दीली आई है। मतलब सपोर्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम अज़ कम अगर वो बिल्कुल इनडिफरेंट भी रहे तो जाहिर है PDM की मोहब्बत में तो नहीं किया होगा। उन्होंने जो है वो इमरान खान से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसमें वो एक पेज से फ़ौरन ही उतर गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में 2 लेवल की बातें हैं। एक तो जो फेलियर इस हाइब्रिड सिस्टम का, दैट वाज स्पेक्टेकुलर। मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट ये तवक्को कर रही थी कि इतनी खौफनाक किस्म की
गवर्नेंस में नाकामी आएगी, मईशत में इस तरह की जो है वो तबाही आएगी। उन्होंने शायद खुद भी उनका, क्योंकि असल नैरेटिव तो इमरान खान का 1958 से चला आ रहा है ना, उन्हीं का है ना, कि ये सब पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, बेकार होते हैं, तबाही फैलाते हैं, हम बहुत काबिल होते हैं और उसके अलावा जो टेक्नोक्रेट हैं वो बहुत काबिल होते हैं। तो उनका तो ख्याल था अब तो दुनिया ही बदल जाएगी, इमरान खान पे उसी तरीके से पैसा आएगा जैसे वो कह रहे हैं, लोग ट्रस्ट करेंगे और वेस्ट वाले बहुत मेहरबान होंगे, क्योंकि वेस्ट की भी वो डार्लिंग है। एक तो ये स्पेक्टेकुलर जो फेलियर था, ये चीज़ है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हुई कि वैसे तो इदारा आके सियासत में जो है वो सियासत को डायरेक्ट करता है, ठीक करता है, तो उन्होंने इस दफ़ा इदारे में कुछ घुसने की कोशिश की और इदारे में उस तरह की इंट्रूजन करने की कोशिश की जो इदारा जो है वो किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा जैनब, यही रुक जाए, क्या बेनज़ीर ने ये कोशिश नहीं की थी? क्या नवाज शरीफ ने ये कोशिश नहीं की थी? हर वज़ीर आज़म को इसी कोशिश पे क्यों जो है धक्का मार दिया जाता है कि जनाब ये एक रेड लाइन है, जो ऑफिसर वज़ीर आज़म के नीचे काम कर रहा है, मतलब आइन और कानून के तहत, वो कैसे रेड लाइन तस्वुर हो जाती है? अब ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके हकूक़ हैं एज डी ज्यूरे जो अथॉरिटी है आपकी, और उसको असर्ट करने की जब कोशिश करते हैं तो इन पर वापस बात भी आती है। लेकिन आमतौर पर जो प्राइम मिनिस्टर असर्ट करते रहे हैं वो अपनी डी ज्यूरे अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश करते रहे। इमरान खान साहब ने पूरे 4 साल में कभी ये कोशिश नहीं की कि वो डी ज्यूरे अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश करें और डिफेक्टो को पीछे धकेलें। उन्होंने तो इस तकसीम को माना ही नहीं, वो तो मुसलसल वन पेज करते रहे। वन पेज का तो मकसद ही ये था कि डी ज्यूरे अथॉरिटी में और डिफेक्टो अथॉरिटी में कोई लाइन नहीं है, आईन पाकिस्तान मैटर ही नहीं करता, अथॉरिटी एक ही चीज़ है, ये एक ही बात है, जैसे हम चाहेंगे चलाएंगे। ये तो या तो दुनिया दारुल कुफ्र है या दारुल इस्लाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये समझ रहे थे कि जो डिफेक्टो है वो उनके काम की चीज़ है, जिसको उन्होंने यूज़ करना है, अपना इस्तेमाल करना है अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। इसलिए जो उनका लेवल ऑफ इंट्रूजन था, और जाने के बाद भी देखें जब वो बाहर गए हैं तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज भी एक लिहाज से जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी नाजेबा ज़बान भी गुफ्तगू करते रहे, अटैक भी करते रहे, लेकिन तमाम उनका जो महवर था गुफ्तगू का वो ये था कि आप अपनी डी ज्यूरे जो है आपकी अथॉरिटी उसमें रहें, जो आइन ने आपको जिम्मेदारी सौंपी उसमें रहें, और आप सियासत में ज़्यादा मुदाखलत ना करें। लेकिन इमरान खान तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि आप सियासत में आएँ, मुदाखलत करें और मेरे हक में करें। यानी हुआ ये है कि इमरान खान ने बाकायदा इंस्टीट्यूशन को अपनी पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और वो अभी भी कर रहे हैं। उन्होंने थ्रेट करने की भी कोशिश की है, जिस तरह की उन्होंने जलसों में जो कुछ किया है और जो उनकी ट्विटर ब्रिगेड है जो कुछ वो करती रही है। मेरे ख्याल में इन दोनों के जो तरीक़ा वारदात है उसमें काफ़ी फ़र्क है, लेकिन वारदात तो एक ही है। लेकिन अब लग रहा है कि उन्हें बात समझा दी गई है, शायद वो शुरू वाली शिद्दत महसूस नहीं हो रही। नहीं, मेरे ख्याल में वो आप सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं कर रहे। अरे नहीं, मैं वैसे मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं। जी देखिए, नया तूफान तो आया हुआ है, बिल्कुल एक नया ट्रेंड जो है वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन इमरान खान जो है वो लाइक अ गुड प्लेयर, मुझे क्रिकेट का तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है बॉलर अपना बदल कर, अंदाज बदल कर, एंगल बदल कर, स्पीड बदल कर, मुख्तलिफ तरह की गेम कराता है ना। तो सबसे पहले जो उन्होंने सबसे पहले जो टैक्टिक यूज़ किया वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट को ये फोर्स किया जाए कि वो वापस मेरी सपोर्ट पर आए। उसका असर नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने कोर्ट को ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की, उसका भी शायद एक थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन जो फ़ायदा हुआ उसका भी एक रिएक्शन फिर कोर्ट पर वापस आया। मुझे लगता है उसके बाद से कोर्ट भी थोड़ी सी मुहतात हो गई है, और अब वो शायद देख रहे हैं कि क्या किया जाए, कुछ नए बयानियाँ ढूंढ रहे हैं कि अब किधर को जाएं। अब वापस वो जो करप्शन का बयानिया है कभी उसको पकड़ते हैं, उनको ये महसूस हो रहा है कि शायद अब मैं महंगाई पर अपना तमाम फोकस करूं और लोगों के जो इस वक्त मसले इन्फ्लेशन की वजह से, तो शायद ज़्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल होगा, और जो जिस तरह की माशी सूरत हाल है
तो कोई भी अपोजिशन लीडर हो इस वक्त वो तो पजीराई हासिल करेगा, क्योंकि लोग जिस कदर तंग हैं महंगाई से और जिस तरह की प्राइसेस अभी ऊपर जानी है। पीडीएम भी इसी विकेट पे खेली थी हाँ, इमरान खान के खिलाफ। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मईशत की बात छिड़ गई है तो इससे फ़ायदा उठाते हुए कि जी फ़र्ज़ करते हैं आज रात ऐलान हो जाता है कि IMF ने क्लियर कर दिया है 1 बिलियन आ रहा है, और उसके साथ ही चाइना का पैसा भी आ रहा है और सऊदी अरब भी एग्री कर गया है, और उस लिहाज से 8-9 अरब डॉलर का इंतज़ाम हो गया है पाकिस्तान के लिए, फौरी ख़तरा टल गया है। 5 महीने बाद या 6 महीने बाद फिर इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए कि हमारी बेसिकली आदत ये होती है कि जैसे ही थोड़े बहुत पैसे आते हैं उसको आमदनी तस्वुर करके हम कहते हैं यार कल की फिर कल देखेंगे, आज तो ज़रा थोड़े से आलू का पराठा ले लेना, आज तो कम अज़ कम मज़ा कर लें, इतने दिन हम फाका करते रहे हैं। तो मुझे कभी कभी वो एनालॉजी लगती है कि वो जैसे हेरोइन चीनी होता है कि वो कहता है कसम खुदा दी है आखिरी सिगरेट है, अल्लाह पाक दी कसम उसके बाद मैं नहीं पीनी, बस 100 रुपया मैनू दे दो। अब वो कोई 100 रुपया उसे दे देता है, उसके बाद अगले दिन देखता है तो फिर वही सिगरेट पी रहा होता है। तो ये इसका कितना खदशा है? उस साहब ये बड़े सियाने हेरोइनची हैं। अगर आप इनके क्लास इंटरेस्ट देखें, आप देखें इनके तबकाती मफादात को देखें तो इट ऑल मेक्स सेंस। और एक और जो मेरे ख्याल में जो बनता है ना जी, एक जो तस्वीर जहन में बनती है वो ऐसे है जैसे वो टाइटैनिक में तो शिप डूब रहा था तो वो म्यूजिक बजा रहे थे ना, लेकिन बाज़ सीन्स में ये होता है कि शिप डूब रहा होता है तो अंदर गैंग वारफेयर चल रही होती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि मुल्क में क्या हो रहा है। जो आप बता रहे हैं ये बहुत ही लाइकली सिनेरियो है। पाकिस्तान जो है वो 20 साल से बूम बस्ट साइकिल में है, यानी हमारी इकानमी नीचे गिरती है, हम IMF से कुछ सपोर्ट लेते हैं, थोड़ा सा संभलते हैं, फिर 5 साल गिर जाते थे। अब हुआ ये है कि इस बूम बेस्ट का जो दौरानिया है वो खौफनाक हद तक कम हो गया है। अब तो 1.5 साल भी नहीं गुजरा और दोबारा से हम बस साइकिल में चले गए हैं। इसका मतलब है अब मामलात जो हैं वो हाथ से निकल रहे हैं। वो स्ट्रक्चरल चीज़ें जो तब्दीलियां करनी थी अब उनको डिले करना इंतहाई खतरनाक है। सर्वाइवल का मसला है। जी देखिए, हमेशा तो आपकी मदद को हर कोई नहीं आएगा ना, आपको बार बार कब तक कोई आके बचाएगा? IMF भी हर बार तो आपकी मदद को नहीं आएगी ना। अगर अब IMF नहीं आती 3 महीने, तो आप जरा तसव्वुर करके देखिए इस वक्त ही आपके पास डॉलर खत्म हो गए हैं, आप इन एसेंशियल चीजें आप नहीं खरीद सकेंगे अगर IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते। ना तेल आएगा, ना गैस आएगा, ना अद्वियात आएगी, गंदम की आपको जरूरत है, तेल जो है खुर्दनी तेल 5-6 बिलियन डॉलर का आपने खरीदना है, उसके आपके पास पैसे नहीं होंगे, तो आपके लिए तो मुल्क रन करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। श्रीलंका जैसी सिचुएशन है। इन अ नटशेल मैं ये दुआ कर सकता हूँ कि या अल्लाह इन्हें अक्ल दे ना दे, कॉमन सेंस जरूर दे दे। आमीन। ज़ैगम खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। पाकिस्तानी अशराफिया ने जो अपनी मईशत के साथ किया है वही आलमी अशराफिया ने माहौलियात और कुर्रायर्स के साथ किया है, और अब उसके नताइज आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बार भी हर साल की तरह मानसून आया, लेकिन ये मानसून पिछले साल से भी बहुत ज़्यादा भारी और तबाहकुन बताया जा रहा है। जनूबी चीन में शदीद बारिशें और सैलाब की रिपोर्ट में हैं तकरीबन सारे जनूबी सूबे। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत का जो शुमाल मशरक़ी इलाक़ा है, बिलख़ुसूस असम और मेघालय, वो शदीद बारिशों और सैलाब की लपेट में हैं। और कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश का जो इलाक़ा सिलहट है उसमें जो तबाहकारी की सूरत हाल है वो पिछली 1 सदी में नहीं देखने में आई। और इसी तरीके से चीन में जो हो रहा है वो पिछले 62 बरस में सबसे ज़्यादा है, और ये साइकिल कम से कम होता जा रहा है। बांग्लादेश और भारत में मुतासरीन लाखों की तादाद में है ज़ाहिर है, लेकिन अब तक 100 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। बहुत से इलाके कटे हुए हैं, खुराक और साफ़ पानी फ़ज़ा से गिराया जा रहा है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा। और सिलहट में सेहत के 90% मराकज़ बह गए हैं या बर्बाद हो गए हैं। तकरीबन 1 करोड़ लोग दोनों ममालिक में अभी तक मुतासिर हुए हैं, जिनकी तादाद में ज़ाहिर है इजाफ़ा होगा। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है मानसून यहाँ भी हर साल आता है, इस साल भी आया है। और जो वज़ीर माहौलियात हैं शेरी रहमान,
उन्होंने कहा है कि जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं जैसे लाहौर है, मुल्तान है, कराची है, पेशावर है, वहाँ अर्बन फ्लड्स का ख़तरा है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 2010 में जो सैलाब आया था पाकिस्तान में और जो बारिशें हुई थी जिनमें 2 करोड़ पाकिस्तानी बराह रास्त मुतासिर हुए थे, अल्लाह ना करे कि वो सूरत हाल इस मानसून में देखनी पड़े। इस वक्त अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ तो नॉर्दर्न एरिया से लेके और खैबर पख्तूनख्वा के जितने अजला हैं वो बारिश की जद में है। फिर वो पहाड़ी इलाका तो फ्लैश फ्लड्स भी हैं। डेरा इस्माइल ख़ान जो है वो इस वक्त तक मुतासिर हुआ है, जबकि जो बालाई चतराल है वो इस वक्त तक सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। दीर, बाला, स्वात और शांगला और अलपुरी, वहाँ सड़कों का सिस्टम जो है वो खासा दरहम बरहम हो गया है। भी जारी की है हुकूमत ने कि इस वक्त सयाह जो है जी जी वो रुख ना करें। हाँ, हालांकि ये सयाहत का मौसम है। अच्छा, और जहाँ तक सिंध का ताल्लुक़ है तो वहाँ भी सखर से खुशदार और फिर कराची तक कल और परसों बारिश की तवक्को है। अब ये कितनी ज़्यादा होती है, कम होती है, लेकिन ये अब स्पेल्स आते रहेंगे अगले 1 महीने के दौरान। ये प्री मानसून है, ये मानसून नहीं है। अच्छा, और जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर पहले से एक अदमुआ सूबा है और उस पर बारिश और फिर फ्लैश फ्लड के दुर्रे अब भी पड़ रहे हैं। हालांकि टेक्निकली ये मानसून जोन से बाहर है ज़्यादातर बलूचिस्तान, उसके बावजूद इत्तलात ये आ रही हैं कि जो कोलू और बारखान का इलाका है वहाँ शदीद बारिशें हुई हैं और फसलें वसलें खासी तबाह हुई हैं। सैयद अली शाह साहब कोयटा में मौजूद हैं। अली शाह साहब, ये बताइए क्या तबाहकारी का क्या आलम है? बहुत शुक्रिया उसद साहब। ऐसा है कि आपसे थोड़ी देर पहले मैंने डायरेक्टर जनरल जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है नसीर नासिर साहब से मैंने बात की। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि गुज़श्ता 2 रोज के दौरान 9 अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं। 3 उसमें खवातीन शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। कहाँ, अक्सर किस इलाके में आपने जिक्र किया है, किस इलाके में? शमाली और जो मशरकी बलूचिस्तान के इलाके है, इसमें डेराबुक्टी है, कोलू है, हरनाई है, सिब्बी है। साथ ही जो शमाली बलूचिस्तान के इलाके है, मुसाखेल है, जोब है, शिरानी है, दुखी और दिगर इलाके जो है इसमें शामिल है। गुज़श्ता 2 रोज से जो मूसलाधार बारिशें हैं उनका सिलसिला जारी है। इसके अलावा तकरीबन 100 से ज़ायद जो कच्चे मकानात है वो मुतासिर हो चुके हैं बड़ी तादाद में। उनका ये भी कहना था कि हजारों अफराद जो है वो इसकी वजह से मुतासिर हो चुके हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया, देखे पहले तो आप अगर पूरी दुनिया में भी देख ले तो पाकिस्तान का नंबर जो है। अच्छा, एक बात बताइए अली शाह, ये बताइए कि ये तो आपने मकानात की और लोगों के मुतासिर होने की बात की, मईशत भी ज़ाहिर है उस पर भी असर आया है। ये जो बारखान का इलाका है मैंने भी देखा है, यहाँ टमाटर की फसल जो है बहुत ठीक ठाक होती है, मशहूर है इलाके। तो ये और सीज़न भी है, तो वहाँ उसका ज़रा बताइए कि जो किसानों का नुकसान है उसकी शिद्दत का कोई एस्टीमेट है आपके पास? उसद साहब, आपने सही जिक्र किया। मुझे याद है आपने खुद यहाँ का विजिट किया था। बारखान जो है यहाँ पे टमाटर की फसलें होती है, आलू भी है और भी यहाँ पे सब्जियां होती है, ये सख्त मुतासिर हुई है। बगाव का इलाका है। इसके अलावा कोलू में है, मुसाखेल में है, शेरानी में है, जोब में, सिब्बी में, इन तमाम इलाकों में जो जमींदार है या जो फार्मर्स है वो बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। DGPDMA से जब मैंने पूछा कि कोई आपके पास अभी तक असेसमेंट है कि कितना नुकसान हुआ है, तो उनका कहना था कि हमने तमाम जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनको हमने मरासला भेजा है। वो चूंकि जो बारिशों का सिलसिला है ये कल तक जारी रहेगा। इसके बाद जो है 2-3 दिन में उनका कहना था कि वो मुकम्मल जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो भिजवाएंगे। ये वैसे ही आपको बता दूं, पूरे बलूचिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग है वो बारखान जो है बहुत ज्यादा मुतासिर है। 2008 का सैलाब, फिर 2010 का, उसमें भी अगर आप देख ले तो बारखान जो है उस वक्त बुरी तरह मुतासिर है। अच्छा, मुझे याद आया, बारखान का आपने जिक्र किया, 2010 में मैं भी वहाँ था, आप गए थे वहाँ, तो वहाँ जो है बिल्कुल ही बर्बादी हो गई थी। एक तो जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो ख़त्म हो गई थी और फिर ये जो फसलें होती हैं सब्जियों की ये ख़त्म हो गई थी और हुकूमत ने कहा था कि हम कंपनसेट करेंगे। तो आज मैं 12 साल बाद क्या ये पूछने की जरूरत कर सकता हूँ कि 2010 का कंपनसेशन उन्हें मिला था या नहीं?
मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आप जुर्रत नहीं कर सकते हैं उसद साहब। बलूचिस्तान में ऐलानात किए जाते हैं, उस पर अमल दरामद जो है बहुत कम होता है। मेरा ख्याल नहीं कि उनको कंपेंसेट किया होगा, और अभी जो नुकसान हुआ है ये बहुत बड़ा स्केल है। लेकिन आपकी मेहरबानी, कम अज कम आपने और मुबशिर साहब ने इस तरफ थोड़ा सा आपने वो तवज्जो दी। वैसे बलूचिस्तान का तो किसी ने बजट पे रिपोर्ट नहीं किया है। जी अली शाह, मैं यही आ रहा था कि हर दफ़ा ये होता है और हम यही एक तरह के सीन्स देखते हैं। बलूचिस्तान का आज जो बजट मंजूर हुआ है उसमें माहौलियात के लिए कुछ रखा गया है, या वहाँ कम अज़ कम माहौलियात की वजारत जो है उसी को कुछ कर दें, या वो वजारत खेल के नीचे ही रहेगी? माहौल ख़राब बलूचिस्तान में माहौलियात की यहाँ पे कोई मिनिस्ट्री नहीं है। हालांकि आप देख ले, मैं थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दे दें। जी जी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है 7th वल्नरेबल कंट्री है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अगर मैं गलत हूँ मुझे जी बिल्कुल ठीक है। जो पढ़ा है जी, मैंने जो पढ़ा है। अब पाकिस्तान अगर 7th नंबर है तो आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान है सर। तो अब बलूचिस्तान के तमाम इलाके जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेट चेंज के एतबार से खतरनाक जोन में वाक़ है। हमारा जो कोस्टल बेल्ट है यहाँ पर हर वक्त जो है साल 12 महीने सुनामी का खतरा होता है। जो मगरबी बलूचिस्तान है, चागीन, नोशकी, दालबंदी, माशकेल, इन तमाम इलाकों में इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इन इलाकों में इस वक्त बदतरीन खुश्कसाली है। शमाली बलूचिस्तान में भी है, वाटर लेवल जो है बहुत नीचे जा चुका है। इसी तरह बलूचिस्तान के जो अक्सर इलाके हैं वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से उनकी हिट लिस्ट पे है। लेकिन इस हवाले से ना कोई रकम मुख्तस की गई है, ना यहाँ पे कोई मिनिस्ट्री है। अल्लाह ना करे कोई यहाँ पे कुदरती आफत आएगी उसके बाद ही कोई मिनिस्ट्री बनाएंगे। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कोई इरादा है। पैसे ज्यादा रखे हैं तो जो कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसे आमतौर पर बीएनडीआर कहा जाता है, उसके लिए ज्यादा रखे जाते हैं। विद ड्यू अपॉलॉजी, बलूचिस्तान में करप्शन के और गवर्नेंस के बड़े सीरियस इश्यूज है, वहां पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। आज भी बजट पेश किया गया सिर्फ आपके नोटिस के लिए। साबिका जो वज़ीर-ए-आला थे जाम कमाल खान, उन्होंने हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा बात की थी कि यानी 18 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड मिलेगा। आज बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है। हालांकि अखबारात को इश्तिहारात भी जारी किए गए, बड़ी पब्लिसिटी भी की गई, लेकिन उस पे एक लफ्ज इन्होंने नहीं बोला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली शाह। और बलूचिस्तान से एक तरह की आप जब भी बात कर ली। और अच्छा यार बात सुनो, वो जो तुम कह रहे थे माहौलियात के लिए रकम नहीं रखेगी, माहौलियात की वजारत नहीं है, ज़रूरत क्या है? जब माहौल मुसलसल ख़राब चल रहा है तो अलग से खेल और सखाफत की वजारत के नीचे वहाँ माहौलियात का एक डिपार्टमेंट है। आप देखें ज़रा, तो जो खेल और सकाफत के लिए मुख्तस रकम होती है उसमें जो बच जाती है, अगर बच जाती है तो उसके लिए तो खेल के लिए क्या अरबों रुपए रखे जाते हैं? ये सकाफत के जो भी है वो उसमें तो आपको पता है जो होता है वो तो अपनी जगह है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि उसके बाद प्रायोरिटी है आपकी माहौलियात, जो कि नंबर 1 प्रायोरिटी। भैया इस वक्त मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आ रही। मुझे तो सिर्फ ये बात समझ में आ रही है कि जो ताज़ा तरीन उजड़े में लोग हैं ना, उनको कम अज़ कम इमदाद, बुनियादी इमदाद जो है वही पहुँचा दें कुछ दिनों के लिए। यही बड़ी बात होगी। इससे ज़्यादा जंगलात में की आग बुझाने के लिए आपको ईरान का तैयारा चाहिए था, तो तंज वंज नहीं किया करो। नहीं तंज नहीं कह रहा मैं, तो एक आपको फैक्ट बता नहीं बस ठीक है, वो ऐसे ही चलता है यार, ऐसे ही चलता है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।